हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 7 अगस्त को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और आपके पेपर का नेम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, इस पेपर की ये तीसरी क्लास है। 2 क्लास मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन क्लासेस में मैं आपको वो क्वेश्चन करा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अभी तक सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। और मैंने आपकी वेबसाइट से आपका सिलेबस डाउनलोड किया है और उस सिलेबस में यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं आपको इन वीडियो के थ्रू कवर करा दूंगी। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि मैं आपको वही क्वेश्चन करा रही हूँ जिनकी संभावना कल आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की है कि ये पूछे जा सकते हैं। और आप देख लीजिएगा कि जब आप कल पेपर देने बैठेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इन सारे वीडियोज से मिलेंगे। बस आपका भी एक काम है कि जब आप कल पेपर दे के आइएगा तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपना पेपर सेंड कर दीजिएगा। आप पीडीएफ मत बनाइएगा, सिर्फ 4 पेज की फ़ोटो है तो आप वो खींच कर डाल दीजिएगा। मैं आपको इन सारे वीडियो में अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन सारे लाइन से करा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कराती हूँ अति लघु क्वेश्चन। और दोस्तों, आपको वीडियो ढूंढने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। जितने भी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको सारे वीडियो उसी में मिल जाएंगे, तो आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे हर वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पिन कर देती हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं सारे वीडियो। तो चलिए हम लोग अपने अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा अति लघु का पहला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति की विवेचना कीजिए। आंसर, राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जो राज्य, सरकार, संविधान, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों तथा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों है। ये केवल ये नहीं बताता कि राज्य कैसे कार्य करता है, बल्कि ये भी बताता है कि शासन कैसे होना चाहिए। राजनीतिक विज्ञान में तथ्यों का अध्ययन, तुलना और विश्लेषण किया जाता है, इसलिए इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का भी प्रयोग होता है। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है। जैसे भारत में चुनाव कैसे होते हैं, संसद कैसे काम करती है और नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। ये जितने भी क्षेत्र हैं इन सभी का अध्ययन आपका राजनीतिक विज्ञान में किया जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, उपागम से आप क्या समझते हैं। आंसर, उपागम का अर्थ है किसी विषय का अध्ययन करने वाली विशेष विधियां या तरीके। राजनैतिक विज्ञान में उपागम यह बताता है कि राज्य, सरकार और राजनीति का अध्ययन किस प्रकार किया जाए। अलग अलग उपागमों से एक ही विषय को अलग अलग दृष्टि से समझा जा सकता है। जैसे राजनैतिक विज्ञान के आपके बहुत सारे उपागम हैं। आपका पहला उपागम है ऐतिहासिक उपागम, दार्शनिक उपागम, समाजशास्त्री उपागम और व्यवहारवादी उपागम। अब आप देखिए एग्जाम्पल, यदि हम भारतीय संविधान को उसके इतिहास के आधार में पढ़ते हैं तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है, ऐतिहासिक उपागम के आधार पर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की विवेचना कीजिए। आंसर देखिए, शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति बल या शक्ति के प्रयोग से हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार शक्तिशाली लोगों या समूहों ने कमजोर लोगों को बलपूर्वक अपने अधीन कर लिया और इस प्रकार राज्य का निर्माण हुआ। इस सिद्धांत का आधार क्या है, जिसकी शक्ति उसका शासन। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए, प्राचीन समय में कई राजा युद्ध जीतकर दूसरे राज्यों पर अधिकार कर लेते थे और वहां अपना शासन स्थापित कर देते थे। अब आप देखिए कि जो राज्य की उत्पत्ति का शक्तिशाली सिद्धांत है उसकी आलोचना, यानी कि इसमें लोगों ने क्या कमी बताई है। तो लोगों ने कहा कि ये सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का पूरा कारण नहीं बताता, क्योंकि राज्य के निर्माण में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण भी महत्वपूर्ण रहे हैं। ये सिर्फ ये कहता है कि जिसके पास पावर थी, जो शक्तिशाली लोग थे, उन्होंने कमजोर लोगों पे शासन किया, ऐसे ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। लेकिन लोगों ने इसकी आलोचना की है, लोगों ने कहा ये सही कारण नहीं है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राजनैतिक विज्ञान का दार्शनिक उपागम क्या है। आंसर देखिए, दार्शनिक उपागम राजनैतिक विज्ञान के अध्ययन की सबसे प्राचीन पद्धति है। इसमें ये विचार किया जाता है कि आदर्श राज्य, आदर्श सरकार और आदर्श नागरिक कैसे होने चाहिए। ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और नैतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है। इस उपागम का उद्देश्य केवल वर्तमान व्यवस्था का अध्ययन करना नहीं, बल्कि अच्छी शासन व्यवस्था की कल्पना करना भी है। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्लेटो की आदर्श राज्य की कल्पना दार्शनिक उपागम का प्रमुख उदाहरण है। इसमें फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राजनैतिक विज्ञान के अध्ययन का दार्शनिक दृष्टिकोण लिखिए।
ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी आंसर देख लीजिए। दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनैतिक विज्ञान का उद्देश्य केवल राजनैतिक घटनाओं का अध्ययन करना नहीं है, बल्कि ये बताना भी है कि राज्य और सरकार कैसी होनी चाहिए। इसमें न्याय, नैतिकता, समानता, स्वतंत्रता और आदर्श शासन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक प्लेटो, अरस्तू और रूसो हैं। इन विचारकों ने आदर्श राज्य और अच्छे शासन की कल्पना प्रस्तुत करी है। उदाहरण देख लीजिए। यदि कोई शासन सभी नागरिकों को समान अवसर और न्याय देता है तो उसे दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार अच्छा शासन माना जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? आंसर देखिए। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति के कार्यों में राज्य या किसी अन्य व्यक्ति का अनावश्यक हस्तक्षेप न हो, अर्थात व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता मिले, जब तक कि वह किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। इस विचार का समर्थन जॉन लॉक और जे.एस. मिल जैसे उदारवादी विचारकों ने किया था। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। किसी व्यक्ति को अपनी पसंद का व्यवसाय चुनने या अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होना नकारात्मक स्वतंत्रता का एग्जाम्पल है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, आगमनात्मक पद्धति क्या है, यानी कि इंडक्टिव मेथड क्या है? जब भी आप कहीं रिसर्च करते हैं या कोई स्टडी कर रहे होते हैं तो दो फेमस पद्धति आप पढ़ते हैं। पहली आप आगमनात्मक पद्धति, दूसरी निगमनात्मक पद्धति। तो पहले मैं आपको इसको सरल भाषा में बता देती हूँ। तो जो आपका ये आगमनात्मक पद्धति है, इसमें ये होता है कि हम लोग कोई एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू हम लोग कोई नियम या सिद्धांत बनाते हैं। और जो आपका निगमनात्मक पद्धति यानी कि डिटेक्टिव मेथड, इसमें कोई सामान्य नियम या सिद्धांत पहले से होता है, उसको पढ़ के हम लोग कोई निष्कर्ष निकालते हैं। अब आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। जो आपका आगमनात्मक पद्धति है यानी कि इंडक्टिव मेथड, इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल ये बताती हूँ कि एक कुत्ता है, वो मर जाता है और उसका शरीर नष्ट हो जाता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। फिर दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया कि एक बिल्ली है, वो भी मर जाती है और उसका शरीर नष्ट हो जाता है। तो आपने एक निष्कर्ष निकाला, यानी कि आपने एक सामान्य नियम बना दिया कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वो अंत में मर जाते हैं और उनका शरीर नष्ट हो जाता है, यानी कि आपने एग्जाम्पल के थ्रू कोई निष्कर्ष निकाला है। निगमनात्मक पद्धति यानी कि डिटेक्टिव मेथड में ठीक अपोजिट होता है। इसमें कोई नियम या सिद्धांत पहले से मौजूद होता है, आप उसको पढ़ते हैं और उसके बाद आप कोई निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे कि कोई सामान्य नियम है, यानी कि नियम पहले से मौजूद है कि सभी स्तनधारी जीव सांस लेते हैं। फिर आपको एक फैक्ट पता चला कि गाय एक स्तनधारी जीव है। इन दोनों को पढ़ने के बाद आपने एक निष्कर्ष निकाला कि इसीलिए गाय भी सांस लेती है। क्यों? क्योंकि सभी स्तनधारी जीव सांस लेते हैं और गाय भी एक स्तनधारी जीव है, इसलिए गाय भी सांस लेती है। यानी कि हमने नियम के थ्रू कोई फैक्ट या निष्कर्ष निकाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति समझ आ गया होगा। अब आप इसको देख लीजिए कि आप एग्जाम में लिखेंगे कैसे। आगमनात्मक पद्धति अध्ययन की वह पद्धति है जिसमें पहले विशेष तथ्यों और उदाहरणों का अध्ययन किया जाता है, फिर उनसे सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। ये पद्धति अनुभव, निरीक्षण और तथ्यों पर आधारित होती है। आधुनिक राजनैतिक विज्ञान में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि कई राज्यों में मतदान के आंकड़ों का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला जाए कि शिक्षा बढ़ने से मतदान प्रतिशत बढ़ता है, तो ये आपका क्या हुआ? आगमनात्मक पद्धति का एग्जाम्पल। अब मैं आपको ये समझा देती हूँ कि ये एग्जाम्पल ये कैसे प्रूफ कर रहा है कि ये आगमनात्मक पद्धति का एग्जाम्पल है। तो आप ये समझिए, दो सन ले लीजिए। आप पहला ले लीजिए 2024 और ले लीजिए फिर 2026। तो 2024 में भारत में जो शिक्षित व्यक्ति थे वो कितने थे? 70%। और 2026 में हो गए आपके 80%। तो 2024 में जब वोटिंग हुई थी तो वो हुई थी आपकी 40% और 2026 में कितनी हुई? आपकी 60%। तो हमने क्या देखा कि शिक्षा का स्तर बढ़ा तो वोटिंग भी बढ़ गई। इसके आधार पर हमने निष्कर्ष ये निकाला कि शिक्षा बढ़ने से मतदान भी आपका बढ़ जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर,
समान सम्मान और न्यायपूर्ण व्यवहार मिलना। इसमें जाति, धर्म, लिंग, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को आगे बढ़ाना तथा सभी को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देना है। सामाजिक न्याय से समाज में समानता, भाईचारा और लोकतंत्र मजबूत होता है। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे शिक्षा में समान अवसर, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सामाजिक न्याय के एग्जाम्पल हैं। अब आपके शुरू होते हैं लघु उत्तरी क्वेश्चन। लघु उत्तरी का पहला क्वेश्चन है, टॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। आंसर। अब मैं आपको इसको सरल भाषा में बता देती हूँ कि एक अंग्रेजी दार्शनिक थे थॉमस हॉब्स। इन्होंने कहा कि राज्य की उत्पत्ति किसी दैवीय अधिकार से नहीं हुई है, बल्कि मानव ने सुरक्षा और शांति के लिए आपस में एक सामाजिक समझौता किया था। इन्होंने ये बताया कि सभी मानव पहले प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र रहते थे। तब न कोई कानून था, न कोई नियम था, न कोई न्याय था। वो लोग आपस में किसी भी चीज़ से बंधे नहीं थे, वो लोग स्वतंत्र अवस्था में थे। लेकिन समय के साथ वो लोग आपस में लड़ाई करने लगे, उनमें आपस में युद्ध होने लगे, संघर्ष होने लगे, तो उनमें भय उत्पन्न हुआ। उनको ये लगा कि हम लोग का जीवन अब सुरक्षित नहीं है, और उन्होंने सुरक्षा और शांति के लिए आपस में जितने भी मानव थे, उन्होंने एक सामाजिक समझौता किया कि अब हम लोग अपने सारे अधिकार और शक्तियाँ एक शक्तिशाली आदमी को दे देंगे, यानी किसी राज्य को सौंप देंगे। फिर वो हम लोग की सुरक्षा करेंगे, अगर हम लोग में आपस में कोई विवाद होता है तो वो न्याय करेंगे। तो इसी से राज्य की उत्पत्ति हुई। ये किसने कहा? टॉमस हॉब्स ने। अब आप देखिए कि आप लोग लिखेंगे कैसे इसको। अंग्रेजी दार्शनिक थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किसी दैवीय अधिकार से नहीं हुई है, बल्कि मनुष्य की सुरक्षा और शांति के लिए आपसी सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन में ये स्पष्ट किया है कि अराजकता से बचने के लिए लोगों ने अपने अधिकार एक सर्वशक्तिमान शासक को सौंप दिए। फिर आप इसमें आगे लिखेंगे, हॉब्स के अनुसार प्रारंभ में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था। इस अवस्था में न कोई सरकार थी, न कानून था, न न्यायालय था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता था। परिणाम स्वरूप लोगों में निरंतर संघर्ष, भय और असुरक्षा का वातावरण था। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का सबके विरुद्ध निरंतर युद्ध चलता रहता था। थॉमस हॉब्स ने इस अवस्था को कहा है सबका सबके विरुद्ध युद्ध। इस अराजक स्थिति से बचने के लिए, यानी कि आपस में जो ये लोग युद्ध करते थे, संघर्ष करते थे, उससे बचने के लिए इन लोगों ने आपस में ही एक सामाजिक समझौता किया, और इस सामाजिक समझौते के अनुसार सभी लोगों ने अपनी अधिकांश शक्तियां एक शासक यानी राज्य को सौंप दी। बदले में राज्य ने उन्हें क्या दिया? राज्य ने उनसे कहा कि हम आपके जीवन की रक्षा करेंगे और हम आपकी संपत्ति की रक्षा करेंगे। फिर आप इसमें आगे लिखेंगे, हॉब्स के अनुसार शासक की शक्ति सर्वोच्च होनी चाहिए, क्योंकि यदि उसकी शक्ति कमजोर होगी तो समाज में फिर से अराजकता फैल जाएगी। अब बहुत लोगों ने इनके सिद्धांत की आलोचना करी, तो आप उसके प्रमुख बिंदु देख लीजिए। लोगों ने ये कहा कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का वास्तविक प्रमाण नहीं दिया है। फिर आपका आलोचना का जो सेकंड बिंदु है वो है, उसने शासक को अत्यधिक शक्तियां प्रदान की हैं। तीसरा पॉइंट है, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को पर्याप्त महत्व इसने नहीं दिया है। अब आप निष्कर्ष देख लीजिए। कभी भी आपके पास लघु या दीर्घ में क्वेश्चन आए तो आप निष्कर्ष जरूर लिखा करिए। इसमें आप क्या लिखेंगे? हॉब्स का सिद्धांत राज्य की आवश्यकता और शांति बनाए रखने के महत्व को स्पष्ट करता है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं हैं, यानी कि इसमें कुछ बुराइयां भी हैं, फिर भी यह राजनैतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद के मुख्य लक्षणों की व्याख्या कीजिए। यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता क्या है। अगर आपसे लक्षण पूछे तब भी आप यही आंसर लिख के आएंगे, और विशेषता पूछता है तब भी आप यही लिख के आएंगे। अब आप इसका आंसर देख लीजिए। व्यवहारवाद राजनैतिक विज्ञान के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण है। इसके प्रणेता डेविड ईस्टन है। इसका विकास 20वीं शताब्दी में विशेष रूप से अमेरिका में हुआ था। इसका उद्देश्य केवल राज्य और संस्थाओं का अध्ययन करना नहीं है, बल्कि मनुष्यों के वास्तविक राजनैतिक व्यवहार का भी अध्ययन करना है। अर्थात राजनैतिक विज्ञान में व्यवहारवाद एक बौद्धिक दृष्टिकोण है जो राजनैतिक संस्थाओं और कानूनों के अध्ययन के बजाय व्यक्तियों के वास्तविक राजनैतिक व्यवहार पर जोर देता है। इसमें आप आगे लिखेंगे, व्यवहारवाद ये जानने का प्रयास करता है कि लोग मतदान क्यों करते हैं,
किसी नेता का समर्थन क्यों करते हैं और राजनीतिक निर्णय कैसे लेते हैं। फिर आप इसमें हेडिंग डालेंगे व्यवहारवाद के मुख्य लक्षण क्या हैं। अगर आपसे प्रश्न में लक्षण पूछेगा तो आप लक्षण डालेंगे और विशेषता पूछ रहा है तो आप विशेषता हेडिंग डालेंगे। फिर आप इसके अंतर्गत लिखेंगे प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के 8 मुख्य लक्षण या आधार बताए हैं, या आप लिखेंगे विशेषता बताई हैं। जो भी आपसे प्रश्न में पूछेगा उसी के अनुसार आप यहाँ पे लिखेंगे। मैं आपको ये शॉर्ट फॉर्म में पहले बता देती हूँ क्योंकि ये सारे इसके बाद पॉइंट में है। पहली हेडिंग आप डालेंगे नियमितता, दूसरी डालेंगे सत्यापन, तीसरा डालेंगे तकनीक का प्रयोग, चौथा है परिमाणीकरण, पांचवा है मूल्य निरपेक्षता, छठवां है आपका व्यवस्थीकरण, सातवां है शुद्ध विज्ञान और आठवां है एकीकरण। मुझे 1000% उम्मीद है कि अभी आपको ये कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन आप यकीन मानिए मैंने आपको आगे इतने अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं कि आपको ये क्वेश्चन रट जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाएं। अगर आपको फिर भी लग रहा है हमें नहीं पढ़ना है तो आप 4-5 मिनट वीडियो आगे बढ़ा लीजिएगा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएगा। लेकिन हम तो इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझा के ही चलेंगे। इसमें आपका पहला पॉइंट है नियमितताएं। इसमें आप क्या लिखेंगे मानव के राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी सामान्य और मिलती जुलती प्रवृत्तियां होती हैं जिनके आधार पर सामान्य सिद्धांत या नियम बनाए जा सकते हैं। ये आप पेपर में लिख के आएंगे और अभी ये आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब आप एग्जाम्पल देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ये आपको एग्ज़ाम में सिर्फ इतना लिखना है, और ये जितनी भी लैंग्वेज लिखी है मैंने ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। तो आप पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। यदि हर चुनाव में अधिकतर युवा रोजगार के मुद्दे पर वोट कर रहा है तो ये उसका एक नियमित व्यवहार कहलाएगा, और हम लोग ये नियम बना देंगे या एक निष्कर्ष ये प्राप्त करेंगे कि जो युवा है वो रोजगार के मुद्दे पर ही वोट करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में कुछ बातें बार बार एक जैसी होती हैं। इन्हें देखकर सामान्य नियम बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने क्या देखा कि युवा रोजगार के मुद्दे पे ही वोट कर रहा है, यही आपका नियमित व्यवहार है। आसान भाषा में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हर सुबह सूरज निकलता है वैसे ही लोगों के व्यवहार में भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बार बार होती हैं और उन्हीं से हम लोग नियम बना लेते हैं। तो यही आपका पहला पॉइंट था। आप इसको फिर से देख लीजिए कि मानव के राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी सामान्य और मिलती जुलती प्रवृत्तियां होती हैं जिनके आधार पर सामान्य सिद्धांत या नियम बनाए जा सकते हैं। फिर आपका इसमें सेकंड पॉइंट है सत्यापन। इसमें आप क्या लिखेंगे निष्कर्षों और तथ्यों की सत्यता की जांच और प्रामाणिकता का परीक्षण संभव होना चाहिए। इसका ये मतलब है, आप पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर कोई कहे कि सभी लोग सरकार से खुश हैं तो पहले लोगों से सर्वे कराया जाएगा। यदि सर्वे में यही बात निकलती है तभी हम इस बात को सही मानेंगे कि सभी लोग सरकार से खुश हैं। हम लोग 100 लोगों के पास जाएंगे और 100 लोगों से पूछेंगे। अगर 80 लोगों ने भी ये कह दिया कि सरकार से हम खुश हैं तो हम लोग निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि हाँ सभी लोग सरकार से खुश हैं, लेकिन हम लोग पहले इसका सर्वे करेंगे। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी बात को बिना जांचे हम लोग सही नहीं माना जाएगा, उसे प्रमाण और तथ्यों से साबित करना होगा। तो यही इसका सेकंड पॉइंट है कि निष्कर्षों और तथ्यों की सत्यता की जांच और प्रामाणिकता का परीक्षण संभव होना चाहिए। अब आप यही भूल गए होंगे कि हम लोग क्वेश्चन में पढ़ क्या रहे थे, तो मैं आपको फिर से क्वेश्चन दिखा देती हूँ। आपसे ये पूछा गया था कि व्यवहारवाद के मुख्य लक्षण क्या है। तो ये लक्षण आपको ऐसे ही लाइन से पढ़ने, इसका दूसरा कोई भी आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि यही आंसर आपको सब जगह दिखेगा। फिर आपका व्यवहारवाद का तीसरा लक्षण है या आप तीसरी विशेषता कह सकते हैं तकनीक का प्रयोग। इसमें आप क्या लिखेंगे आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों और तकनीकों जैसे साक्षात्कार, सर्वेक्षण, प्रश्नावली और सांख्यिकी प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। इसको सरल भाषा में देख लीजिए। जैसे जानकारी इकट्ठा करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है जैसे प्रश्नावली, साक्षात्कार, सर्वेक्षण और अवलोकन। ये व्यवहारवाद का आपका तीसरा लक्षण है। फिर आपका व्यवहारवाद की चौथी विशेषता या चौथा लक्षण है परिमाणीकरण। इसका मतलब ये है कि जो भी डेटा आपने एकत्र किया है उसको अंकों में बदलें, जैसे कि 2, 3, 4 आपके अंक होते हैं इनमें बदलें, क्योंकि इनसे हमें समझने में बहुत आसानी होती है। जैसे कि आपने सर्वे किया और आपने ये कह दिया कि हमने सर्वे कर लिया है और सरकार से सभी लोग खुश हैं, तो हमें ये बात थोड़ी कम समझ आई। आपने कहा हमने 100 लोगों में सर्वे किया,
70 लोग सरकार के पक्ष में है और 30 लोग विपक्ष में है। तो स्थिति आपकी एकदम साफ दिखाई दे रही है कि सरकार के पक्ष में ज़्यादा लोग हैं। तो यही इसका मतलब है कि आप जो आपके आंकड़े हैं उनको अंकों में बदलें, यानी कि 2, 3, 4 आप इनमें बदल के दिखाएं। अब आप एक बार आसान भाषा में देख लीजिए। जैसे परीक्षा में अंक दिए जाते हैं वैसे ही शोध में आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अंकों का। फिर आपका व्यवहारवाद की 5वीं विशेषता है मूल्यों से स्वतंत्रता। इसमें आप क्या लिखेंगे? तो जो आपका उदारवाद है वो राजनीतिक विज्ञान में ये कहता है कि जब भी आप शोध करें तो शोधकर्ता जो है वो अपने व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं या नैतिक मूल्यों को शोध से दूर रखे, जिससे जो अध्ययन है वो केवल वास्तविक तथ्यों पर आधारित हो। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैं आपसे ये बोलूँ कि आप पूरे भारत में ये बताइए कि कौन सी जो पार्टी है, यानी कि राजनीतिक पार्टी, वो अच्छी है। तो अब आप सर्वे करें, लेकिन आप सर्वे तथ्यों पे करें। ये नहीं कि आपको कोई पार्टी पसंद है तो आप उसकी अच्छाई देख रहे हैं, नहीं। आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उस भावना को अलग रखिए। आप तथ्यों पे जाइए कि किस सरकार ने कौन सा अच्छा काम किया है, उसके बाद आप सही निष्कर्ष दें कि कौन सी राजनीतिक पार्टी अच्छी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? शोध करते समय अपने निजी विचार, पसंद नापसंद या भावनाएं बीच में नहीं लानी चाहिए। एग्जाम्पल, यदि शोधकर्ता किसी पार्टी को पसंद करता है तब भी उसे निष्पक्ष होकर सभी पार्टियों का अध्ययन करना चाहिए। फिर आपकी इसमें जो छठी विशेषता है वो है व्यवस्थीकरण। इसमें आप क्या लिखेंगे? जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं और जो सिद्धांत है उनको इस तरीके से बनाइए कि वो आपस में एक दूसरे से रिलेट हो रहे हों। जैसे घर बनाने से पहले नक्शा बनाया जाता है, फिर ईंटें लगाई जाती हैं। इसी प्रकार शोध का हर काम एक निश्चित क्रम में करना चाहिए, एक योजना के साथ। इसका एक क्रम होता है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। जैसे आप सबसे पहले समस्या देखें, फिर आप उसकी जानकारी एकत्र करें, फिर विश्लेषण करें और फिर निष्कर्ष निकालें। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि आपको चुनाव का अध्ययन करना है तो पहले उद्देश्य तय करें, फिर सर्वे करें, फिर आंकड़ों को एकत्र करें, फिर विश्लेषण करें और अंत में आप कोई निष्कर्ष निकालेंगे। फिर आपका जो व्यवहारवाद है उसकी 7वीं विशेषता या 7वां लक्षण है शुद्ध विज्ञान। इसका लक्ष्य है कि राजनैतिक विज्ञान को केवल दार्शनिक या कानूनी अध्ययन तक सीमित न रखकर एक सैद्धांतिक और शुद्ध विज्ञान बनाना है, ताकि बाद में उसका व्यवहारिक उपयोग किया जा सके। शुद्ध विज्ञान का मतलब ये है कि पहले सही ज्ञान और सिद्धांत खोजें और फिर उनका उपयोग किया जाए। फिर आपका इसमें जो 8वां लक्षण है और लास्ट है, बहुत आपने पेशेंस रख के इस आंसर को समझा है, मुझे पता है, लेकिन जिसने भी समझाया तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो इसमें 8वां पॉइंट है वो है एकीकरण। इसमें आप क्या लिखेंगे? राजनैतिक विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि मानव व्यवहार हर जगह से प्रभावित होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने कद्दू की सब्जी बनानी है, तो अब कद्दू की सब्जी सिर्फ कद्दू से नहीं बनती है, उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, तेल, नमक, हल्दी और मेथी। ऐसा नहीं कि कद्दू आप सिर्फ कद्दू से बना देते हैं। तो उसी प्रकार जो आपका राजनैतिक विज्ञान है उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों का भी सहारा लेना होता है। ये सारे आपके व्यवहारवाद के लक्षण थे और व्यवहारवाद की विशेषता थी। अब आपका आता है व्यवहारवाद का महत्व क्या है। तो पहला महत्व है राजनैतिक विज्ञान को वैज्ञानिक बनाना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, राजनैतिक व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। निष्कर्ष क्या लिखेंगे? व्यवहारवाद ने राजनैतिक विज्ञान को अधिक व्यवहारिक और वैज्ञानिक बनाया है, इसलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान में इसका विशेष महत्व है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद क्या है? उत्तर व्यवहारवाद का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन जब भी आपको करने को कहे तो पहले आपको इसकी विशेषता लिखनी होती है, गुण लिखने होते हैं, फिर लास्ट में आप लोग दोष लिखते हैं, तभी मूल्यांकन वाला क्वेश्चन आपका पूरा माना जाता है। तो सबसे पहले तो आप उत्तर व्यवहारवाद को समझिए। तो मैं आपको पहले सरल भाषा में बता देती हूँ कि ये आपकी दो विचारधाराएं, पहले आपकी व्यवहारवाद थी और दूसरा आपका उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद आया था। व्यवहारवाद ये कहता था जैसे भारत देश में बेरोजगारी बहुत है,
तो जो आपका व्यवहारवाद है वो बेरोजगारी के कारण बताएगा कि किस कारण से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जैसे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और रोजगार कम है, तो ये बेरोजगारी के प्रमुख कारण है। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने कहा कि कारण से काम नहीं चलेगा, आप कारण को यानी समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करें। यानी कि जो आपका व्यवहारवाद है वो कारण बताता है और उत्तर व्यवहारवाद आपकी समस्या को समाधान करने के लिए आपको उपाय बताता है। अब आप इसका आंसर देख लीजिए कि आप इसको लिखेंगे कैसे। उत्तर व्यवहारवाद का विकास 1960 के दशक में व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के लिए हुआ था। व्यवहारवाद का प्रमुख उद्देश्य राजनैतिक विज्ञान को समाज की वास्तविक समस्याओं से जोड़ना था, जबकि उत्तर व्यवहारवाद का मानना है कि राजनैतिक विज्ञान केवल तथ्यों का अध्ययन करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज की समस्याओं के समाधान भी ये प्रस्तुत करे। तो ये आपका था उत्तर व्यवहारवाद। अब आप देख लीजिए उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता क्या है, क्योंकि ये आपका लघु में बहुत पूछा जाता है कि आपसे सिर्फ इतना पूछ देगा कि उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आप देखिए क्या लिखेंगे। इसकी पहली विशेषता है ये केवल तथ्यों पर जोर देने के बजाय ये मूल्यों को भी शामिल करता है। अभी मैंने आपको व्यवहारवाद के ऊपर लक्षण बताए थे। लक्षण में क्या बताया था कि उसमें ये कहा है कि नैतिक मूल्यों विचारों को आप दूर रखिए और सिर्फ तथ्यों पर फोकस करिए। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने कहा कि केवल तथ्यों पर जोर देने से कुछ नहीं होगा, हमें मूल्यों को भी शामिल करना चाहिए। फिर इसका सेकंड पॉइंट है, इसका मानना है कि ज्ञान का उपयोग समाज की समस्याओं को हल करने के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये बता दें कि समस्याएं क्यों हैं, इससे काम नहीं चलेगा, आप समस्याओं को समाधान भी करें। तीसरा पॉइंट है, संकट के समय में विद्वानों और वैज्ञानिकों को तटस्थ नहीं रहना चाहिए, बल्कि मानवीय मूल्यों की रक्षा भी करनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, ये व्यवहारवाद का खंडन नहीं करता, बल्कि उसमें जो कमी थी उनको दूर करने का प्रयास करता है। अब आप मूल्यांकन देख लीजिए। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि जो उत्तर व्यवहारवाद है उसका मूल्यांकन कीजिए, और मूल्यांकन में हमें पहले गुण लिखने होते हैं और फिर उसके दोष बताने होते हैं, तभी इसमें कंपैरिजन यानी कि मूल्यांकन होता है। तो सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालेंगे उत्तर व्यवहारवाद के गुण यानी कि सकारात्मक पक्ष इसका क्या है। तो पहला पॉइंट है, राजनीतिक विज्ञान को अधिक उपयोगी बनाता है। उत्तर व्यवहारवाद समाज के बदलते स्वरूप और नए समस्याओं के समाधान पर जोर देता है। फिर आपका इसमें थर्ड पॉइंट है, मूल्य मुक्त राजनीति के सिद्धांत को बदलकर इसने नैतिकता और उत्तरदायित्व को फिर से स्थापित किया। चौथा पॉइंट है, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को इसने महत्व दिया। अब आप हेडिंग डालेंगे उत्तर व्यवहारवाद के दोष क्या हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, वैज्ञानिक शुद्धता में कमी। तो ये आपका उत्तर व्यवहारवाद का एक प्रमुख दोष है। तो ये बात भी एकदम सही है कि जब आप अपने नैतिक मूल्य किसी भी चीज़ में शामिल कर लेते हैं तो वो फिर बिल्कुल वैज्ञानिक नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि इसमें आपके कुछ नैतिक मूल्य शामिल होंगे। नैतिक मूल्यों को शामिल करने से अध्ययन में वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिक कठोरता कम हो जाती है। सेकंड दोष है इसका, व्यक्तिपरकता का खतरा। मूल्यों का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, जिससे सिद्धांतों में एक रूपता लाना कठिन हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछें कि आपको कौन सी राजनीतिक पार्टी अच्छी लगती है, तो हर व्यक्ति का एक अलग दृष्टिकोण होगा, अलग उसके जीवन के कुछ नियम होंगे, वो उसी के अनुसार अपनी पसंद बताएगा। तो ये व्यक्तिपरकता का खतरा उत्तर व्यवहारवाद में बना रहता है। क्यों? क्योंकि इसने कहा था कि व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों को भी इसमें शामिल कर सकता है। फिर इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। यदि बेरोजगारी बढ़ रही है तो उत्तर व्यवहारवाद केवल कारण नहीं बताएगा, बल्कि रोजगार बढ़ाने के उपाय भी ये बताएगा। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को समाज के लिए उपयोगी बनाया और व्यवहारवाद की कमियों को काफी हद तक दूर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। राष्ट्रपति प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से स्पष्ट रूप से पृथक होते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कार्यकारी राष्ट्रपति विधायिका से स्वतंत्र होता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रधान दोनों होता है। इसमें राष्ट्रपति न केवल राष्ट्र का प्रमुख होता है, बल्कि सरकार का भी वास्तविक प्रमुख होता है। उदाहरण के लिए आप संयुक्त राज्य अमेरिका का देख सकते हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति प्रणाली का सबसे प्रमुख उदाहरण है। यानी कि जो राष्ट्रपति प्रणाली से हम लोग का भारत देश है, इसमें हम लोग का देखा जाए तो प्रधानमंत्री मुख्य होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन उससे बहुत ऊपर प्रधानमंत्री है, आप ये समझिए।
तो वैसे ही मतलब आप सरकार का, देश का, पूरी संसद का सबसे प्रमुख आदमी राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति ही होता है। वही सारे निर्णय करता है, सब कुछ उसी के अधिकार में होता है। नेक्स्ट इसकी मुख्य विशेषता देखते हैं। राष्ट्रपति, इसकी मुख्य मतलब राष्ट्रपति जो प्रणाली है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव। राष्ट्रपति को आम नागरिकों या निर्वाचक मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जिससे उसे जनता का सीधा जनादेश प्राप्त होता है। स्थिर कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है, जैसे अमेरिका में 4 वर्ष। वह सामान्यतः विधायिका द्वारा आसानी से हटाया नहीं जा सकता। जैसे हम लोग क्या क्या है, यानी मतलब भारत देश में संसदीय प्रणाली है, इसमें विधायिका द्वारा आप हटा सकते हैं प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा एकल कार्यपालिका। राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषता है सरकार की सारी कार्यपालिका शक्तियां, जितनी भी है सरकार की सारी जितनी कार्यपालिका शक्तियां सब राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मंत्रिमंडल की भूमिका सीमित होती है। हम और संसदीय प्रणाली में क्या होता है, मंत्रिमंडल की भूमिका सीमित नहीं होती है, लेकिन जो राष्ट्रपति होती है उसमें मंत्रिमंडल की भूमिका सीमित होती है। देखिए आप लोग को ये थोड़ा समझ आ गया होगा, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें। अब हम लोग नेक्स्ट, इसके बाद मैंने इसलिए ये वाली रखी जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। संसदीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। संसदीय प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उसमें दोनों की शक्तियां अलग अलग थी। इसमें जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है और दोनों के बीच में गहरा संबंध है। इस प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। जैसे ऊपर मंत्रिपरिषद की सीमित अधिकार थे, लेकिन यहाँ पे सारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। अब हम लोग संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे प्रधानमंत्री का प्रधान पद। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है इसमें, जबकि राष्ट्रपति या राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रमुख होते हैं। मतलब मेनली जो सारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट हमारा आता है सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद पूरी तरह से संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यदि संसद में विश्वास प्रस्ताव गिर जाए तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। बहुमत का शासन। सरकार वही दल बनाता है जिसे संसद में बहुमत प्राप्त होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री वाला, उसमें जिसके सबसे ज़्यादा सांसद उन्हीं की पार्टी का जो मेन नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। नेक्स्ट, विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका। संसद में एक मजबूत विपक्ष रहता है, जैसे कि इस समय भारत में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष है जो सरकार के कार्यों की निगरानी करता है। नेक्स्ट हमारा है दोहरी कार्यपालिका। इसमें एक नाम मात्र या कार्यकारी जैसे राष्ट्रपति और एक वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। दोहरी कार्यपालिका का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 लोग होते हैं, प्रधानमंत्री जिसके पास सारी शक्तियाँ होती है और एक नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं भारत में संसदीय प्रणाली। भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली के समान ही संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं। भारत की संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन सरकार बनाता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है संघीय और एकात्मक सरकार, दोनों पर विस्तार से टिप्पणी लिखिए। यह आपसे पूछ सकता है एकात्मक और संघात्मक प्रणाली में क्या अंतर है। संघीय और एकात्मक सरकार के 2 अलग अलग रूप है। संघीय सरकार में शक्ति केंद्र और राज्य सरकार के बीच विभाजित होती है संघीय में, जबकि एकात्मक सरकार में सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं संघीय सरकार को। संघीय सरकार शक्ति का विभाजन। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है जो संविधान द्वारा निर्धारित होता है। स्वतंत्रता। राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र में कुछ स्वायत्तता प्राप्त होती है और वे केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल आपका इंडिया हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, ये सब। नेक्स्ट आता है आपका एकात्मक सरकार। केंद्रित शक्ति। सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है जो अन्य सभी प्रशासनिक इकाइयों को नियंत्रित करती हैं। एकात्मक सरकार में सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकारें केंद्र सरकार के अधीन होती हैं, उनके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करती है। यानी जो स्थानीय सरकारें होती भी हैं वो सिर्फ केंद्र सरकार के नियमों का पालन करती हैं। एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, यहाँ पे एकात्मक सरकारें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज के 4 तत्व कौन से हैं। ये क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है, जरूर देखें।
आपके जो सिलेबस में ही स्पेशली दिया हुआ है, ये ऐसे ही बिल्कुल राज्य के तत्व। राज्य के 4 आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं, जैसे फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जनसंख्या। राज्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व जनसंख्या है। राज्य मनुष्यों का एक समुदाय है, इसलिए जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। भूभाग। राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग का होना भी आवश्यक है। राज्य बिना किसी निश्चित भूभाग के अस्तित्व में नहीं आ सकता। ठीक है। सरकार। राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और राज्य के मामलों का प्रबंधन करती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसका मतलब है कि राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र और सर्वोच्च है। ये 4 पॉइंट जरूर याद करें, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुत्व। जनसंख्या नहीं होगी तो राज्य कैसे होगा, जमीन ही नहीं होगी तब भी राज्य कैसे होगा, और राज्य को चलाने के लिए सरकार चाहिए होती है। और संप्रभुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे समझ में आए कि कोई राज्य पूरा स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो वो है कानून के कोई 4 स्रोत लिखिए। कानून के 4 प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट आपका है संविधान। ये किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। भारत में संविधान कानून का सर्वोपरि स्रोत है, जिससे सभी अन्य कानूनों की वैधता तय होती है। नेक्स्ट हमारा है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम जैसे कि भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता आदि कानून के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्रोत है उसकी 4 पूछे गए। न्यायिक निर्णय। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के फैसले जो किसी कानूनी प्रश्न पर आधारित होते हैं न्याय निर्माणी उदाहरण कहलाते हैं और कानून के स्रोत माने जाते हैं। रीति रिवाज या प्रचलन। लंबे समय से समाज में प्रचलित एवं स्वीकार किए गए व्यवहार, यदि वो न्याय संगत और उचित होते हैं तो वो कानून का स्रोत माने जाते हैं। थोड़ा इजी लैंग्वेज नीचे दी हुई है। रीति रिवाज समाज में लंबे समय से चली आ रही प्रथाएं हैं। जब कोई प्रथा समाज में व्यापक रूप से स्वीकृत हो जाती है और यदि वे न्याय संगत और उचित हों तो वो कानून का स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधानवाद क्या है, इसको अच्छे से बताइए और इसकी क्या विशेषताएं हैं। संविधानवाद एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जो सरकार की शक्तियों को सीमित करने और कानून के शासन पर जोर देता है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार मनमानी ढंग से काम करने के बजाय संविधान में निर्धारित सीमाओं और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करे। संविधानवाद की प्रमुख विशेषता है सीमित सरकार, शक्तियों का पृथक्करण, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि अगर लॉन्ग में आया तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। संविधानवाद की विशेषताएं। सीमित सरकार। संविधानवाद सरकार की शक्तियों को सीमित करता है ताकि वह निरंकुश न बन सके। शक्तियों का पृथक्करण। सरकार की शक्तियों का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे विभिन्न अंगों में विभाजित किया जाता है ताकि कोई भी अंग अत्यधिक शक्तिशाली ना हो सके। नेक्स्ट है हमारा कानून का शासन। सरकार और नागरिक दोनों को कानून के अनुसार चलना होता है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। नेक्स्ट हमारा जो है संविधानवाद की विशेषता वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और सरकार के कार्यों की जांच करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे संविधान के अनुसार है या नहीं। नेक्स्ट हमारा जो संविधानवाद की विशेषता है वो है नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। संविधान नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है और सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन भी नहीं कर सकती। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि संविधानवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जो सरकार की शक्तियों को सीमित करती है, कानून के शासन को बढ़ावा देती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक विज्ञान एक कला है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन तो लगभग 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। राजनीति विज्ञान एक कला है, इसको आप स्पष्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान एक कला है। इस कथन का अर्थ यह है कि राजनीतिक विज्ञान केवल सिद्धांतों और तथ्यों का अध्ययन मात्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विषय है जिसमें अनुभव, व्यवहारिक बुद्धि और रचनात्मक की भी आवश्यकता होती है। आइए हम लोग इसे विस्तार से नीचे समझते हैं। राजनीतिक विज्ञान को कला क्यों कहा जाता है, मतलब ये इसी का आंसर है। ठीक है, आप इस तरह से अगर आंसर लिखेंगे थोड़ा ज़्यादा अच्छा सा दिखता है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बढ़िया लिख के दिखाती हूँ। फर्स्ट इसका जो पॉइंट है व्यवहारिक कौशल की आवश्यकता। राजनीतिक विज्ञान में केवल सिद्धांत जानना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन्हें व्यवहार में लागू करना भी आवश्यक होता है। जैसे शासन को नीति निर्माण, प्रशासनिक निर्णय, कूटनीति और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में कुशल होना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय लेने की कला।
राजनीतिक विज्ञान में किसी स्थिति विशेष में उपयुक्त निर्णय लेना, दूसरों को प्रभावित करना और समस्याओं का रचनात्मक समाधान निकालना एक कला की तरह है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है संचार और नेतृत्व कौशल। एक राजनीतिज्ञ को लोगों को प्रेरित करने, संवाद स्थापित करने और नेतृत्व देने की कला में निपुण होना चाहिए। नेक्स्ट, नैतिकता और संवेदनशीलता। राजनीति में नैतिक दृष्टिकोण और सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी भी एक कला है, जिससे केवल अनुभव से विकसित किया जा सकता है। समझ में आया आपको ये वाला पॉइंट? राजनीति में नैतिक दृष्टिकोण और सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता दिखाना भी एक कला है। मतलब आप संवेदनशील, जहाँ मुद्दा हो आपको संवेदनशील, वहाँ आप संवेदनशील अपने आप को प्रदर्शित कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आप हंस रहे हैं, जिसे केवल ये अनुभव से विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कोई सुनिश्चित परिणाम नहीं। जैसे कला में कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता, वैसे राजनीतिक विज्ञान में भी कोई निश्चित उत्तर या उपाय नहीं होते। हर परिस्थिति में अपना एक अलग दृष्टिकोण अपनाना होता है। निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान को एक कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल तर्क और तथ्यों पर आधारित विज्ञान नहीं है, बल्कि यह मानव व्यवहार, नेतृत्व, संवाद और निर्णय लेने की जटिलताओं से जुड़ा हुआ विषय है। इसमें रचनात्मक, व्यावहारिकता और संवेदनशीलता की जरूरत होती है, जो इसे एक कला का रूप प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या संबंध है, विस्तार से बताइए। देखिए ये क्वेश्चन मुझे अब तक जितने भी पेपर मिले उसमें सिर्फ 3 बार पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका आंसर। राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, जिनका अध्ययन मानव समाज और उसकी गतिविधियों से जुड़ा होता है। इन दोनों विषयों में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि राजनीति सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है और समाज राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित करता है। राजनीतिक विज्ञान शासन, राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संस्थानों का अध्ययन करता है। फिर से देखिए, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, ठीक, जिनका अध्ययन मानव समाज और उनकी गतिविधियों से जुड़ा होता है। इन दोनों विषयों में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जो राजनीति है वो सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है और जो समाज है वो राजनीतिक संरचनाओं को प्रभावित करता है। राजनीति विज्ञान शासन, राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संस्थानों का अध्ययन करता है। अब हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या संबंध है। ये तो आपका ऊपर आप स्टार्ट करते हैं आंसर वो था। अब हम लोग ये संबंध देखते हैं, दोनों विषयों के बीच संबंध। राजनीति एक सामाजिक प्रक्रिया है। राजनीति का जन्म समाज में होता है। नेता, सरकारें, नीति और सत्ता सभी सामाजिक परिवेश से प्रभावित होते हैं। इस दृष्टि से समाजशास्त्र राजनीति की नींव तैयार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच एक मजबूत संबंध है। दोनों विषय जो है वो मानव समाज के अध्ययन से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, समाजशास्त्र सामाजिक परिवर्तनों और आंदोलनों जैसे दलित आंदोलन, नारी आंदोलन का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान उनके राजनीतिक प्रभावों और परिणामों का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र से सीखता है कि सामाजिक संरचनाएं और सामाजिक व्यवहार राजनीतिक प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। मतलब राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र से ये सीखता है कि जो सामाजिक संरचनाएं हैं या समाज में लोग व्यवहार करते हैं वो राजनीतिक प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान से सीखता है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं और राजनीतिक व्यवहार सामाजिक संरचनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। अपोजिट है, जो ऊपर वाला था उसका ये अपोजिट है। उदाहरण के लिए राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक दलों और चुनावों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र ये अध्ययन करता है कि सामाजिक वर्ग, जातीयता और लिंग जैसे सामाजिक कारक मतदान व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें है, इसी तरह राजनीतिक विज्ञान सरकार और कानून का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र ये अध्ययन करता है कि सामाजिक असमानताएं और सामाजिक समस्याएं कानून और शासन को कैसे प्रभावित करती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्लीज़ बैक करके अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, दबाव समूहों से आप क्या समझते हैं, उनके द्वारा कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका क्या महत्व है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। दबाव समूह सक्रिय रूप से संगठित लोगों का एक समूह है जो अपने हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं।
वे नीतियों को प्रभावित करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लॉबिंग, जनमत निर्माण और विरोध प्रदर्शन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह सरकार को लोगों की जरूरतों और चिंताओं से अवगत कराते हैं और नीति निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसमें है वो है, आप परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे। ये क्वेश्चन अभी तक जितने भी पेपर हुए लगभग 5 से 6 बार पूछा जा चुका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले परिभाषा देखें। दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो किसी विशेष हित या उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए संगठित होते हैं और सरकार पर नीतियों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालते हैं। उद्देश्य, उनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना और सरकार से अपनी मांगों को मनवाना होता है। नेक्स्ट हमारा जो ये बहुत बार पूछा गया, सिंपल ही रूप से पूछा गया, मतलब अकेले क्वेश्चन पूछा गया है कि दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था पे उनका क्या महत्व है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूहों का महत्व। दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। वे सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि सरकार लोगों की जरूरतों और चिंताओं को सुने और नीतियों को बनाते समय विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करे। दबाव समूहों के महत्व निम्नलिखित है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बस 5 मिनट की बात है, बने रहें आप लास्ट तक। इसके अंतर्गत हम लोग महत्व देख रहे हैं कि क्या है दबाव समूहों का। प्रतिनिधित्व, दबाव समूह विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार को उनकी जरूरतों से अवगत कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भागीदारी। वे लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर आता है जवाबदेही। दबाव समूह सरकार को जवाबदेह ठहराने में मदद करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि नीतियां जनता के हितों के अनुरूप हों। नेक्स्ट हमारा आता है विविधता। वे लोकतांत्रिक व्यवस्था में विविधता और बहुलवाद को बढ़ावा देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि दबाव समूह हैं क्या, उनके एग्जाम्पल देखिए, जैसे ट्रेड यूनियन, किसान संगठन, छात्र संघ, व्यापारी संघ और भी पर्यावरण समूह के बहुत सारे संघ हैं, वही सब। एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा गया था, दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले साधन क्या क्या हैं। तो दबाव समूह विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लॉबिंग, सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकें करना, नीतिगत सुझाव देना और कानून बनाने या बदलने के लिए दबाव डालना। नेक्स्ट हमारा जो तरीका है, मतलब दबाव समूह का, वो है जनमत निर्माण। मीडिया, सार्वजनिक सभाओं और प्रचार अभियानों के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विरोध प्रदर्शन। सरकार का ध्यान आकर्षित करने और अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन, हड़ताल और अन्य विरोध गतिविधियों को आयोजित करना। नेक्स्ट या इसमें आपके सारे तरीके आ जाएंगे, जैसे याचिका दायर करना, कानूनी कार्यवाही करना, अनुसंधान और विश्लेषण के माध्यम से जानकारी प्रदान करना। तो दोस्तों ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं। तो और बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।